हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी की CIA सेमेस्टर 2 2024 से 28 बैच CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट जो कि 30 अंकों का होगा, उसकी तिथि जारी कर दी गई है, जो कि 9 जुलाई से 16 जुलाई के बीच होने वाली है। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में इसकी तिथि जारी की गई है कि 9 से 16 जुलाई के बीच में ये सारी प्रक्रिया हो जानी है। मतलब किस छात्रों को 30 अंक, छात्रों के 30 अंक का निर्धारण कर दिया जाना है। अब यह 30 अंक में आपका पैटर्न कैसा होगा, यह कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें 15 अंकों का एक टेस्ट होगा। ठीक है, वह टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। और जो बाकी के 15 अंक हैं वह जो है छात्रों आपके इंटरनल असेसमेंट, आपका वाइवा और आपके उपस्थिति और कक्षा में आपकी परफॉर्मेंस पर आधारित है। ठीक है, तो 15 अंकों का आपका एक टेस्ट है और जो ये 15 अंक हैं वो इन सारी चीज़ों पर मिलने वाले हैं। तो बिहार विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज हैं उनमें चूँकि मैंने डेट बताई है 9 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में, तो इनके बीच में आपका ये टेस्ट होने वाला है 15 अंकों वाला। ठीक है, तो इसमें छात्रों का सवाल था, हमारे सेमेस्टर 2 हिंदी मेजर के छात्रों का था कि वे तैयारी कैसे करें और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो छात्रों, प्रश्न जो है वह किसी भी तरह के हो सकते हैं। आपका जो है ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी को मैंने पॉइंट्स में बताया है। 5 पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से सुनिए और उसको कहीं कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है। 24 से 28 जो बैच है, आपका सिलेबस जो है, जो आपको सिलेबस में पढ़ना है उसको ध्यान से पढ़िए। विद्यापति को पढ़ना है। विद्यापति पदावली के संपादक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, रट जाइए इसको। ठीक है, याद कर लीजिए इन चीज़ों को। इसके बाद कबीर ग्रंथावली है जिसके संपादक हैं वासुदेव बाबू श्याम सुंदर दास, इसको भी याद रखिए हमेशा। अब मैं आपको धीरे धीरे एक चीज़ बताऊं। मान लो कबीर दास आपको पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बेसिक में क्या है, कबीर दास के कौन थे, जो कि कक्षा में सबको बताया गया। कबीर दास कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, और वे भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि थे। इतनी बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए अगर विश्वविद्यालय की परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो। ठीक है, ये बातें। इसके बाद कबीर दास के ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, कबीर दास की भाषा किस तरह की है, उन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। इसके अलावा कबीर के ग्रंथ बीजक, सबद, रामायणी, है ना, जो भी ग्रंथ है उनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद छात्रों, अगर सब्जेक्टिव के स्तर पे अगर आपको लिखने के लिए आए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कॉलेज ऑब्जेक्टिव करे, कुछ कॉलेज इसको सब्जेक्टिव के रूप में इंटरनल असेसमेंट को ले, तो अगर सब्जेक्टिव आए आपको करने के लिए, तो आपको एक प्रश्न मात्र तैयार करना है, वो है कबीर दास की काव्यगत विशेषताएं। ठीक है, उसके कम से कम 5 या 6 पॉइंट्स याद कर लीजिए। जो भी आपके शिक्षक ने आपको पढ़ाया है, कॉलेज में पढ़ाया है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, उसको लिख लीजिए। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी तो तैयारी आपकी होगी ही कि आप काव्यगत विशेषताओं को बता सकें। और अगर ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं तो कुछ इस तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, चूँकि मैंने कबीर पर चर्चा कर दी छात्रों, हम विद्यापति पर थे। सबसे पहले मैंने विद्यापति का जिक्र किया, तो चलिए हम विद्यापति पर आते हैं। देखिए, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वे शैव संप्रदाय के, वे शैव थे। विद्यापति क्या थे, शैव थे, शिव भक्त थे। विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं, विद्यापति का जन्म कब हुआ, और विद्यापति की भाषा कौन सी है, विद्यापति किस कालखंड के कवि हैं, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं, जो भी चैप्टर आपको आपके शिक्षक ने पढ़ाया उसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मुझे लगता है कि आप पॉइंट्स में लिखेंगे 5 या 10 पॉइंट्स में, तब आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अब हम आते हैं छात्रों मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि यूनिट 2 जो है आपका मलिक मोहम्मद जायसी, जिसके संपादक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है,
मलिक मोहम्मद जायसी आपको पढ़ना है। उन्होंने पद्मावत की रचना की है और उसके संपादक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है? मैंने मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ छात्रों, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, साथ में एक कलम और एक कॉपी रख लीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी जो मैं आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए बता रही हूँ वो आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में इनसे आने की पूरी उम्मीद है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं वो पद्मावत के संपादक हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी किस कालखंड के कवि हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भक्ति काल के सूफी जो दो धाराएं बहती, प्रेमाश्रयी धारा थी और एक ज्ञानाश्रयी धारा थी, तो प्रेमाश्रयी धारा के थे, ठीक है? निर्गुण की भी दो धाराएं थी ना, एक प्रेमाश्रयी धारा थी, एक ज्ञानाश्रयी शाखा थी। तो वे जो जायसी थे वे प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, ठीक है? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था, कब हुआ था, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। उनके ग्रंथों के नाम कौन कौन से हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वे कौन कौन सी हैं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? और ऐसी रचनाएं आप 2-3 रचनाओं के नाम याद कर लीजिए, उतना ही काफ़ी है, ठीक है? इसके बाद छात्रों सूरदास पर ठीक वही बात सूरदास पर भी लागू होती है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, सूरदास किस कालखंड के कवि हैं, सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, सूरदास किसके शिष्य थे, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है। सूरदास किसके शिष्य थे और सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, सूरदास ने जो बाल लीला का वर्णन किया है, जिस तरह से किया है, वो आपको पता होना चाहिए, उसकी काव्यगत विशेषताएं आप पढ़ लीजिएगा, इतना काफ़ी है। फिर हम आते हैं रहीम पर। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास भी अभी हैं आपके। गोस्वामी तुलसीदास जो हैं उसका आपको कवितावली पढ़ना है छात्रों। आपकी मैंने अभी सिलेबस मेरे पास है, आपका ये जो सिलेबस है उसमें आपको कवितावली पढ़नी है। तो कवितावली में आपको जो बाल कांड, अयोध्या कांड है ना, सबसे पहली बात तो है कि कवितावली में कुल कितने कांड हैं, कवितावली के रचनाकार कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, वे किस कालखंड के कवि हैं, ठीक है? गोस्वामी तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम है, बिल्कुल पॉइंट्स में याद रखिए इन चीज़ों को, इससे आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम है, गोस्वामी दास की पत्नी का क्या नाम था और वे किस कालखंड के कवि हैं, और आपको जो कवितावली पढ़नी है उसका रचना काल क्या है। इसके साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास की अन्य रचनाओं के नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है? इतनी बातें आप कर लेंगे तो आपका गोस्वामी तुलसीदास वाला जो इंटरनल असेसमेंट की दृष्टि से आपका एक तैयार हो जाएगा। सिलेबस एक बार तो ज़रूर देखिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास की जो भी रचनाएं पढ़नी है उसको थोड़ा बहुत आप जानिए कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर हम आते हैं रहीम पर। रहीम ग्रंथावली, ठीक है? आपको छात्रों रहीम ग्रंथावली पढ़नी है जिसके 4 खंड हैं। कितने खंड है छात्रों? 4 खंड पढ़ने हैं। तो रहीम का भी परिचय जो है आपको मालूम होना चाहिए कि रहीम जो है उनका, अगर आपके शिक्षक ने बताया हो, अगर मान लो कि गोस्वामी तुलसीदास है तो गोस्वामी तुलसीदास नहीं, रहीम पर हम आते हैं। तो रहीम का पूरा जीवन परिचय आपको पता होना चाहिए कि रहीम का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किस जगह हुआ था, रहीम का पूरा नाम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर रचनाकार के अपने अपने एक नाम होते हैं, है ना? जैसे मान लो विद्यापति है तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, ठीक? तो उसी तरह से रहीम के लिए भी है कि रहीम जो है उनका वास्तविक नाम या फिर पूरा नाम क्या था। इसके साथ ही साथ रहीम की कितनी रचनाएं हैं, रहीम ने किस विषय पर लिखा है, ज़्यादा लिखा है, ये बेसिक जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। और आपके पाठ्यक्रम में जो भी पढ़ना है आपको, आपके सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हैं उसके मूल भाव को पढ़ लीजिएगा कि रहीम, तो इससे क्या होगा, रहीम की काव्यगत विशेषताएं आप तैयार कर लेंगे, ठीक है? ठीक इसी तरह से छात्रों मीराबाई की पदावली, मीराबाई, बिहारी, घनानंद और रसखान,
ये सारे जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, घनानंद, रसखान, मीराबाई और बिहारी, उसमें उन सब पर भी यही बात लागू होती है। किस कालखंड के हैं, पूरा नाम क्या है, उनकी काव्यगत विशेषताएं बताएं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको जो रचना में पढ़ना है वो, और उनकी जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, ठीक है। और अगर मीराबाई है तो मीराबाई के गुरु का क्या नाम था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है। मीराबाई के माता पिता कौन थे, मीराबाई के दादाजी, ये कुछ परिचय आपको पता होने चाहिए। किस भाषा का वो प्रयोग करती थी, अपनी जो भी उन्होंने पद लिखे हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग होता था। तो इससे मुझे लगता है कि इंटरनल असेसमेंट की आप एक ठीक ठाक तैयारी कर लेंगे। मैं बार बार अपने सभी छात्रों को कहती हूँ कि आप अपने सिलेबस को बार बार पढ़िए, याद कर लीजिए। संदर्भ ग्रंथ सूची में भी बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनको याद कर लीजिए। अभी याद कर लेंगे तो अब जो यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप ठीक ठाक परफॉर्म कर पाएंगे। तो उम्मीद है छात्रों कि आप लोगों की तैयारी इस मार्गदर्शन से बेहतर होगी। और ये एक ऐसा मंच है जिस पर एक साथ हम सभी लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बिहार विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं वो इसको एक बार देखें, समझें, और अगर उनको कहीं कोई दिक्कत हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको और कोई गाइडेंस या कुछ हेल्प चाहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।